नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पर्यावरण पारिस्थितिकी में आज हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे बायोडायवर्सिटी को ही। और बायोडायवर्सिटी में जो है हम लोग पवित्र उपवन, उसके आगे रामसर सम्मेलन, बायोस्फीयर रिजर्व, जो बचे हुए पार्ट हैं उस चीज़ें हैं उसको कवर करेंगे, जिससे कि जो है आपका बायोडायवर्सिटी का ये पोर्शन कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने समुद्री संरक्षित क्षेत्र पढ़े थे, उसके बाद इन सिटू कंजर्वेशन में ही आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है पवित्र उपवन या सार्केड ग्रुप्स। तो ये पवित्र उपवन शब्द कहाँ से आया? इसका नाम सुन के ही लगता है कि ये कोई पवित्र जो है स्थान है। तो कैसे है और यहाँ पर संरक्षण का क्या महत्व है? पवित्र उपवनों के अंतर्गत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक महत्व के वन, यानी जिनका प्राकृतिक महत्व तो है ही लेकिन सांस्कृतिक महत्व ज़्यादा है, एवं वनस्पतियों का संरक्षण किया जाता है जिन्हें स्थानीय लगाव एवं आस्था जुड़ी रहती है। यानी ऐसे वन जो किसी न किसी वजह से जो है आस्था का केंद्र भी है, धर्म का केंद्र है, संस्कृति का केंद्र है, इस तरह के जो वन है वो हम जो है पवित्र उपवन या सार्केड ग्रुप्स में इसको जोड़ते हैं। भारत में पवित्र उपवन उत्तर पूर्वी हिमालयी क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट तटीय क्षेत्र है, केंद्रीय पठार है और पश्चिमी मरुस्थल में पाए जाते हैं। आयुसीएन के अनुसार पवित्र उपवन प्रकृति की आराधना का एक रूप है। ये जो है आईसीएन ने इसके बारे में कहा है। उत्तर पूर्व हिमालय क्षेत्र स्थानिक प्रजातियां। अब उत्तर पूर्व हिमालय क्षेत्र में वहाँ की जो स्थानिक प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं? लोटेंसन सनबर्ड, एसर लेविगेटम, सिट्रस लेपिटरस, डिमाक्टस रेमिमोसस। पश्चिमी घाट की इसी तरह से जो स्थानिक प्रजातियां कौन सी हैं? नीलगिरी, फ्लाईकेचर, मोलस्क, लॉन्टेस सनबई, डायरोस्पायरस प्रूनियस, ये सभी जो है पश्चिमी घाट की हो गई। अब इसके बाद सीधे सीधे हम आते हैं जैवमंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। खासकर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत कौन कौन से भारत में उसमें नेटवर्क में शामिल हैं, नहीं शामिल हैं, लेटेस्ट कौन सा है। तो जैवमंडल रिजर्व की अवधारणा का विकास कब हुआ? 1976 में मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम, जिसको मैब कहते हैं, 1971 में हुआ था। जैवमंडल रिजर्व शब्द यानी बायोस्फीयर रिजर्व शब्द सर्वप्रथम प्रयोग इसका जो है एडवर्ड सुयस के द्वारा किया गया था। पूछा जा चुका है एग्जाम में कि एडवर्ड सुयस ने जो है सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व टर्म को क्वाइन किया था। जैवमंडल रिजर्व ऐसे स्थलीय एवं समुद्री भाग पर फैले क्षेत्र है जो प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक भूदृश्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनके अंतर्गत जैविक तथा अजैविक घटकों का प्रबंध एवं संरक्षण किया जाता है। यानी इसमें केवल और केवल जो है जैविक घटक नहीं, अजैविक घटक दोनों का ही संरक्षण किया जाता है। जीवमंडल रिजर्व की संरचना को 3 मंडलों में बांटा गया है। तो कैसे? क्रोड क्षेत्र या कोर एरिया, मध्यवर्ती क्षेत्र और ट्रांजिशन एरिया। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? कोर क्षेत्र मान लीजिए सबसे बीच का जो एरिया होता है जहां पर जैव विविधता जो है सबसे ज़्यादा डेंस होती है, वो कौन सा होता है? कोर होता है। उसके बाद का जो लेयर होती है उसके बाहर का वो जो है बफर जोन कहलाता है, जो उसके चारों तरफ का एरिया होता है। और संक्रमण क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो मानव आबादी से टच करने वाला एरिया होता है। तो संक्रमण क्षेत्र जो है सबसे बाहर होता है और ये जो है इसी में शामिल कर लिया जाता है, लेकिन इसमें मानवीय कार्यकलाप की जो है अनुमति होती है। तो बीच का जो है कोर एरिया हो गया, उसके बाहर का जो कई किलोमीटर का एरिया होता है किसी रिजर्व का, वो बफर जोन कहलाता है, और सबसे बाहर का जो है ट्रांजिशन जोन कहलाता है। आगे चलते हैं। वर्तमान में विश्व में 701 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कितने हैं? 701 हैं। अब ये कैसे कैसे वितरित हैं? तो यूरोप और उत्तरी अमेरिका में अगर मिला लिया जाए तो लगभग 302 है। एशिया और प्रशांत में 157 है। लैटिन अमेरिका और उसके नीचे कैरिबिया में जोड़ लिया जाए तो 130 हैं। और अफ्रीका में 79, अरब कंट्रीज में 33 जैवमंडल रिजर्व है। तो आपको अलग अलग याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको बस ये आंकड़ा याद रखना है कि लगभग 701 बायोस्फीयर हमारे पूरे पृथ्वी पर हैं। जैवमंडल रिजर्व का कार्य जो है लैंडस्केप परितंत्रों प्रजातियों का संरक्षण करना, शोध कार्य वहाँ पर होते हैं, मॉनिटरिंग
और विकास कार्य संरक्षण में संतुलन स्थापित करना, ये सभी जो है इसके कार्य में आ गया। अब हम भारत में जैवमंडल रिजर्व की बात करते हैं। तो भारत में यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, जिसको मैब कहा जाता है, जो 1971 में स्टार्ट हुआ था, इस कार्यक्रम के तहत 1986 में भारतीय राष्ट्रीय जैवमंडल कार्यक्रम की पहल की गई थी। यानी 1982 में भारत में भारतीय राष्ट्रीय जैवमंडल कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। भारत में वर्तमान में कुल कितने जैवमंडल रिजर्व हैं, यानी बायोस्फीयर रिजर्व हैं? अच्छे से याद कर लीजिए, 18 हैं। अभी हम इसकी लिस्ट भी देखने जा रहे हैं, जिनमें से 11 को यूनेस्को के मैब में, यानी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में मान्यता मिल चुकी है। यानी कुल 18 हैं और 18 में से यूनेस्को द्वारा जो मैप में शामिल किए गए हैं वो कितने हैं? 11 हैं। अब यहाँ पर पूरी लिस्ट को आपको देखना होगा कि सबसे पहले और सबसे लास्ट तक जो है कहाँ पर कौन सा स्थापित है। तो सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है? नीलगिरी। नीलगिरी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, क्योंकि इसका विस्तार बड़ा है और ये 1986 में स्थापित हुआ था, जो कि पहला बायोस्फीयर रिजर्व भारत का था। और इसको मैब द्वारा, यानी यूनेस्को के द्वारा जो है मान्यता वर्ष 2000 में दी गई है। फिर उसके बाद मन्नार की खाड़ी, ये तमिलनाडु में। सुंदरवन डेल्टा, जो आप जानते हैं उसी के नाम पर सुंदरवन बायोस्फीयर है, ये पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी उत्तराखंड में। नोकरेक कई बार पूछा गया है, मेघालय में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। आप जानते हैं इन्हीं सब नामों से आपने राष्ट्रीय उद्यान भी पढ़े हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी पढ़ी हैं, इसलिए आपको अब जो है ये सब जो है याद हो गए होंगे। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ये अंडमान और निकोबार में है, जो 2013 में मैप में आया था। अब मानस की बात करें तो मानस जो है ये असम में है। डिब्रू सखेवा ये असम में है। देहांग दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश में है बायोस्फीयर रिजर्व। अचानक मार अमरकंटक ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। अगस्त मलाई केरला में है। अब यहाँ पर देखिएगा, अचानक मार, अमरकंटक, अगस्त मलाई और कंचनजंगा जो सिक्किम वाला है, ये तीनों ही जो है मैप में शामिल हैं। तो मैप में 11 कौन से हो गए इसको देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो है मैप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। उसके बाद फिर हम चलते हैं अचानक मार अमरकंटक, ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला, अगस्त मलाई केरल वाला और कंचनजंगा सिक्किम वाला। तो अगर आपसे कोई पूछे सबसे नवीनतम कौन सा जो है बायोस्फीयर रिजर्व है जो मैप यूनेस्को लिस्ट में शामिल है, तो आपको बताना होगा 2018 में कंचनजंगा को, जो कि सिक्किम में स्थित है, इसको मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल किया गया था। इसके बाद कच्छ गुजरात में है। शीत मरुस्थल जिसको कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं, ये हिमाचल प्रदेश में है। शेषाचलम की पहाड़ियाँ ये आंध्र प्रदेश में है और पन्ना रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है। अब हम आगे चलते हैं। आर्द्र भूमियाँ, तो आर्द्र भूमियाँ भी जो है संरक्षित की जाती हैं। आर्द्र भूमियाँ कहते किसे हैं? तो आर्द्र भूमि वह भूमि है जो स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों में, जहां पानी का तल प्रायः जमीन की सतह पर या जमीन के सतह के पास है, यानी जहां पर जमीन उथले पानी के द्वारा ढकी रहती है या संक्रमित रहती है। कहने का मतलब है कि दलदली जगहें जो पूरी तरह से पानी से ढकी भी ना हो, उथली हो, यानी ज़्यादातर जो है समुद्र के किनारे या जो है किसी बड़ी वाटर बॉडी के किनारे जो भूमि होती है वो पानी के कारण जो है हमेशा गीली रहती है, जो लगातार पानी के संपर्क में रहती है, तो वहाँ पर जो है हमेशा नमी बनी रहती है, आर्द्रता बनी रहती है, दलदल जैसा होता है। तो इसी को हम आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहते हैं। वेटलैंड्स को ही संरक्षित करने के लिए एक सम्मेलन हुआ था जो बहुत फेमस है, जिसको हम रामसर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया? वेटलैंड का कंजर्वेशन। ये सम्मेलन 2 फरवरी 1971 में हुआ था और इसका जो नाम आया वो कहाँ से आया? रामसर, क्योंकि रामसर कहाँ पर है? ईरान में एक जगह का नाम है जहाँ पर ये सम्मेलन हुआ था। वर्तमान में सम्मेलन के लगभग 158 करार दल हैं। करार दल का मतलब
कंट्रीज जो इससे जो कॉन्ट्रैक्ट में हैं, जिनमें 161 मिलियन हेक्टेयर में 1758 आर्द्रभूमि क्षेत्र फैले हैं, जो रामसर की अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि सूची में शामिल करने के लिए नामित हैं। अब इसकी आगे क्या महत्व है, क्या विशेषताएं हैं? तो रामसर सम्मेलन किसी विशेष पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित अकेली वैश्विक वातावरण संधि है। मतलब इस तरह की और कोई भी संधि वैश्विक लेवल पर मौजूद नहीं है। भारत ने कब इसमें एंट्री की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1982 में। यानी भारत ने जो है रामसर सम्मेलन में 1982 में इस कन्वेंशन में साइन किए, इसमें शामिल हो गया। तथा पर्यावरणीय एवं वन मंत्रालय द्वारा 1987 से आर्द्रभूमियों के संरक्षण हेतु भारत में भी काम चालू हो गया, यानी कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। तो यहाँ पर 2 डेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। भारत ने रामसर सम्मेलन को, रामसर अभिसमय को अपनाया था 1982 में, और भारत में आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1987 में। तो ये दोनों तरह से प्रश्न आ सकता है। और भारत में वर्तमान में कुल रामसर नामित जो साइट्स हैं, भूमियां हैं, वो कितनी है? 27। सबसे जो लेटेस्ट डेटा है उसके अनुसार 27 ऐसे वेटलैंड्स हैं जो भारत में रामसर कन्वेंशंस के अंतर्गत जो है शामिल है, उसकी सूची में शामिल है। अब ये 27 जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ से जो है पूरी लिस्ट आपके सामने है। तो इसमें जो है हम प्रमुख पढ़ते हैं, जैसे कि चिल्का झील है, ये उड़ीसा की। दीपोर बील है असम का। हरिके लेक जिसपे हरिके बैराज बना हुआ है, ये पंजाब में है। फिर कोलूरू लेक, ये आंध्र प्रदेश में है। पोंग डैम लेक, ये पंजाब में है, ज़्यादातर लेक ही हैं। फिर रुद्र सागर त्रिपुरा में। पॉइंट कैलीमर तमिलनाडु में। पोंग लेक जो है हिमाचल प्रदेश में। बूलर लेक जम्मू कश्मीर में। और बेम्बनाद वेटलैंड ये कहाँ पर है? केरला में। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आपके सामने बात है कि उत्तर प्रदेश का भी इसमें एक वेटलैंड शामिल है। उत्तर प्रदेश में एक ही वेटलैंड है जो रामसर सम्मेलन यानी रामसर संधि के अंतर्गत नामित सूची में है। वो कौन सा है? अपर गंगा रिवर, यानी ऊपरी गंगा नदी का जो है, और ये जो है ब्रज घाट से नरौरा तक जो है फैला हुआ है। ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र रामसर साइट है, रामसर स्थल है। अब रामसर की बात चली, आर्द्रभूमि की बात चली, तो आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है कब मनाया जाता है? 2 फरवरी 1997 को। और ये 2 फरवरी 1997 को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है 16 वर्ष जो है रामसर सम्मेलन के पूरे हुए थे। वर्ष 2019 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या थी? आर्द्रभूमि और जलवायु परिवर्तन। तो ये 2019 के लिए थी, अब वो नहीं पूछी जाएगी। अब आपको 20 और 21 का याद रखना है। तो 20 और 21 के लिए पहले से ही स्वीकृत है। 20 के लिए क्या है थीम? आर्द्रभूमि और जैव विविधता यानी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। और 2021 के लिए आर्द्रभूमि और जल यानी वेटलैंड्स एंड वाटर, ये 2021 के लिए है। हाल ही में इसको लेके एक जो है करंट अफेयर से रिलेटेड इश्यू क्या है? हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के वन विभाग से ग्रेटर नोएडा में स्थित धनौरी को रामसर कन्वेंशन में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि का दर्जा दिए जाने के लिए प्रस्ताव करने का कहा है। यानी ये प्रस्तावित किया गया है कि उत्तर प्रदेश में जो नोएडा में स्थित धनौरी है, ये एक वेटलैंड है, इसको जो है रामसर सम्मेलन में शामिल किया जाए। तो उसके लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया। भारत सरकार जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भेजेगी। अगर वहाँ से मंजूरी मिल जाती है तो ये उत्तर प्रदेश का दूसरा रामसर स्थल नामित हो जाएगा। धनौरी क्या है? ये सुभेद श्रेणी यानी वन्यबल श्रेणी में आने वाले सारस क्रेन की एक बड़ी आबादी को आवास प्रदान करता है। अब रामसर स्थल घोषित करने के लिए 9 मानक हैं जो यहाँ पर पूरे लिखे हैं, लेकिन इसको हम जो है यहाँ पर स्किप करेंगे। आपको जो PDF मिलेगी तो आप इसमें पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं, हमने अभी तक जो है जितने अभी पढ़ा पिछले कुछ लेक्चर्स में, उसमें हमने यही पढ़ा कि
कैसे इन सीटू कंजर्वेशन किया जाता है, यानी जो जीव जहाँ पर है, जहाँ पर निवास करता है, जो वनस्पति जहाँ पर पाई जाती है, उनके प्राकृतिक पर्यावास में ही उसका संरक्षण कैसे किया जाता है। लेकिन अब हमको क्या पढ़ना है, उसका दूसरा पहलू एक्स सीटू कंजर्वेशन, यानी जो जीव, जो जंतु जहाँ पर उगते हैं या जहाँ पर निवास करते हैं, उनको उनके पर्यावास से अलग किसी और स्थान पर ले जाकर संरक्षित करना, ये सारी विधियाँ एक्स सीटू कंजर्वेशन में आती हैं। अब इसको हम एक एक करके देखते हैं, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले बीज बैंक या सीड बैंक की बात करते हैं। तो बीज बैंक एक प्रकार की जीन बैंक होता है, जिसमें संकटग्रस्त एवं दुर्लभ वनस्पतियों के बीजों का संरक्षण किया जाता है। बीजों का भंडार 18 डिग्री सेंटीग्रेड और उससे नीचे के तापमान पर इसका भंडारण किया जाता है। तो ये हो गया सीड बैंक, जिसमें जो ऐसी प्रजातियों के सीड्स को संरक्षित किया जाता है जो किसी न किसी वजह से संकटग्रस्त हों। फिर सॉइल बार्ड ग्लोबल बीज भंडार, ये क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा सुरक्षित बीज भंडार है। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा नाम, स्वालबार्ड ग्लोबल बीज भंडार। ये कहाँ पर है, ये आर्कटिक महासागर में स्थित नॉर्वे के एक द्वीप समूह, जिसका नाम क्या है, स्वालबार्ड, उस पर स्थित है और इसकी स्थापना 2008 में नॉर्वे गवर्नमेंट ने की थी। इसे यूएनएफओ तथा एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद द्वारा समर्थन प्राप्त है। ये बैंक 45 लाख अलग अलग प्रकार के बीजों के भंडारण की क्षमता रखता है। तो ये मतलब विश्व का सबसे बड़ा बीज भंडार हो गया। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं अन्य बीज बैंक कौन कौन से हैं वर्ल्ड में। सबसे बड़े को तो हमने देख लिया, तो केव्स मिलेनियम सीड बैंक प्रोजेक्ट, ये कहाँ पर है, किस देश में, इंग्लैंड में है। नेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक रिसोर्सेज, ये कहाँ पर है, अमेरिका यानी यूएसए में। और वाविलॉव रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, रसिया में है। तो ये अन्य बीज बैंक है। अब हम जीन बैंक की बात करते हैं। बीज संरक्षित करना बीज बैंक में होता है, और अगर हम किसी प्राणी या किसी पादप, किसी पौधे का उसकी जेनेटिक प्रॉपर्टी को संभाल के रखना चाहते हैं कि अगर वो किसी वजह से नष्ट भी हो जाए, लुप्त भी हो जाए प्रजाति, तो उसके जीन्स हमारे पास सुरक्षित रहें, जिससे भविष्य में क्लोनिंग या बाकी अन्य विधियों से हम दोबारा उसकी पुनर्स्थापना कर सकें। तो इसी उद्देश्य से जीन बैंक स्थापित किए जाते हैं। जीन बैंक एक प्रकार के जीवकोश है, जहाँ पर जीवों एवं वनस्पतियों के जेनेटिक मटेरियल को सुरक्षित रखा जाता है। वैश्विक चावल अनुसंधान केंद्र का जीन बैंक कहाँ पर स्थित है, ये है फिलीपींस में। फिलीपींस कहाँ पर है, मनीला में है। तो यहाँ पर वैश्विक चावल अनुसंधान केंद्र का जीन बैंक स्थित है। भारत में आनुवांशिक पदार्थों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBPGR, ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, इंपॉर्टेंट है ये। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, ये करनाल हरियाणा में है। और राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संरक्षण ब्यूरो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। यहाँ इसको ये पहले जो स्थापित हुआ था वो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्थापित हुआ था, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संरक्षण ब्यूरो लखनऊ में यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी में स्थित है। अब जीन बैंक की बात कर ली, इसी तरह से जीन बैंक पूल। जीन बैंक में हम इंडिविजुअल पौधे, पेड़ों और जीव जंतुओं के जीन्स को सुरक्षित करते हैं, लेकिन जीन पूल यानी पूरे एक समुदाय का अगर हमको जेनेटिक मटीरियल सुरक्षित करना है तो इस प्रक्रिया को हम जीन पूलिंग कहते हैं। तो किसी भी जाति के सभी जीनों का समुच्चय या जीनों से संबंधित संपूर्ण सूचना को जीन पूल कहते हैं। विश्व के प्रमुख जीन पूल केंद्र कहाँ पर हैं, तो एक एक करके हम देखते हैं, ये लिस्ट है पूरी। दक्षिण एशिया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जिसको इंडो चाइना एवं द्वीपीय क्षेत्र, मलाया द्वीप समूह इसके शामिल है। दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र, पूर्वी एशिया, जापान और चीन क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, यूरोप क्षेत्र और दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत क्षेत्र, ये सभी विश्व के प्रमुख जीन पूल केंद्र हैं। अब निम्न तापीय संरक्षण जो अगली विधि है एक्स सीटू कंजर्वेशन की, इसको क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन, यानी अत्यंत निम्न तापमान पर हम बीजों को या जेनेटिक मटेरियल को या पूरे के पूरे शरीर को संरक्षित कर सकते हैं।
तो किसी भी जाति के सभी जीनों का समुच्चय या जीनों से संबंधित संपूर्ण सूचना को जीन पूल कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत द्रव नाइट्रोजन में अत्यंत निम्न ताप पर कोशिका, ऊतक, अंग, बीज आदि अनुवांशिक पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। तो ये संरक्षण किसमें होता है? लिक्विड नाइट्रोजन में किया जाता है। अब अगली कैटेगरी क्या है? XC2 में वनस्पतिक उद्यान या बॉटनिकल गार्डन। तो वानस्पतिक उद्यान एक प्रकार के कृत्रिम आवास होते हैं। पूरा एक संरक्षित क्षेत्र होता है जिसको ज़्यादातर बाउंड्री कर दिया जाता है। उसमें जो है पेड़ पौधों की प्रजातियां संरक्षित होती हैं। तो वानस्पतिक उद्यान एक प्रकार का कृत्रिम आवास होता है जहां पर दुर्लभ एवं संकटग्रस्त वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का स्थानांतरण और उनका संरक्षण कराया जाता है। इनमें स्थानिक एवं विदेशी दोनों प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। 2017 तक भारत में वानस्पतिक संरक्षण केंद्रों यानी उद्यानों की संख्या कितनी है? 39 है। इसको अच्छे से याद रखिएगा कि भारत में 2017 तक का जो लेटेस्ट ऑफिशियल डाटा है उसके अनुसार कुल 39 बॉटनिकल गार्डन हैं। अब ये भारत के प्रमुख जो है बॉटनिकल गार्डन्स की सूची है। तो इसको आप जो है वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हैं। आपको जो जब PDF प्राप्त हो जाएगी तो आप उसको भी पढ़िएगा। अब हम बात करते हैं चिड़ियाघर। चिड़ियाघर एक अगला जो है तरीका है। तो इसमें भारत में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में ही की गई थी। इसके अधिनियम के तहत की गई थी। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है या जू कौन सा है? जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर कोलकाता, यानी कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर स्थापित है। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमने इस लेक्चर में पूरा जो जैव विविधता के संरक्षण की सारी विधियों को हमने, आप पर्यावरण की सीरीज में कुछ और लेक्चर बचे हैं जिसको हम जल्दी ही जो है अगले वीडियोस में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।